हेलो हरे कृष्ण टेबल पर कैसे हो आप सब। और कल की 2898 AD का ये चौथी वीडियो आई थिंक जो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो पर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो पर बात होगी कि कल की 2898 AD का जो फर्स्ट हाफ था वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्यों था। कल की 2898 AD का फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा बोरिंग क्यों लग रहा था, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इस पे हम बात करेंगे इस फिल्म के VFX के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा खुल के बात करेंगे। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा। विदाउट वेटिंग बैक टू अनदर वीडियो आपसे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट हाफ के बारे में। की शुरुआत होती है महाभारत काल से और वो चीज देखने पर समझ में आती है कि क्या चल रहा है और वो चीज देखने पर मजा आता है। यहाँ तक हमको पूरा समझ में आता है। कट आपको दिखाया जाता है 2898 AD डायरेक्ट, ठीक है ना। वहां से स्टोरी चालू होती है जहां पास एक गाड़ी बंद करके मजदूरों को ले जाया जा रहा है उसके मालिक के पास, यानी कि इस बंदे के पास। यहाँ तक भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर होती है एक छोटी सी भगदड़, छोटी सी लड़ाई, जहां पास लड़ाई के बाद हमको दिखाया जाता है मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर और उस कैरेक्टर की डेथ दिखाई जाती है। वो सुप्रीम यास्कीन आता है, इसको मार देता है। यहाँ तक भी बिल्कुल समझ में आता है। उसके बाद वो जो बंदा भागता रहता है वो पहुंच जाता है भैरवा के इलाके पर एंड कट टू भैरवा की एंट्री। यही से होता है सारा मामला खराब। भैरवा की एंट्री जैसी होती है, हमको जैसे ही वो भैरवा सामने आता है उस समय चिल्लाते हैं बिकॉज द प्रवास, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद ये भैरवा यानी प्रभास की एंट्री इतनी ज्यादा बोरिंग थी क्योंकि दर्शक इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि 10 मिनट की लड़ाई। यस मैंने इस फिल्म को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और पाया कि भैरवा की एंट्री 10 मिनट लंबी थी और 10 मिनट में इसने सिर्फ पक्षोदियां की हैं और लड़ाई की है। उसके अलावा ही डूइंग नथिंग। बहुत लंबी लड़ाई थी जिसके कारण दर्शक इसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे और उनको ये इतना ज्यादा बोरिंग लगने लगा कि वो अब कह रहे थे कि बस बंद दो लड़ाई, बेफालतू में बंदे आ रहे हैं, ये बिना बंद का बंदा मार रहा है, तो वो चीज दर्शक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कट टू दीपिका की एंट्री के बारे में बताया जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट के क्या है वो समझाया जाता है। सुप्रीम यास्कीन कौन है ये दिखाया जाता है एंड द फकिंग कमल हसन, उसकी एंट्री की जाती है। बाप रे बाप, मजा ही आ जाता है उसकी एंट्री देखने के बाद। एंड जैसे ही कमल हसन का सीन कट होता है फिर से भैरवा की एंट्री होती है जहां भैरवा उस बंदे को अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं कहाँ था, मैं पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा फूफा कौन है, मेरा जीजा कौन है, मेरा साला कौन है, मेरा कौन है। मैं अपनी कहानी बेसिकली वो बता रहा था। वो भी थोड़ी लंबी थी, उसमें भी दर्शक बोर ही हो गए, लिटरली में बोर हो गए। अपने हिंदी ऑडियंस के दर्शक जैसे ही भैरवा की एंट्री होती है, भैरवा के बारे में दिखाया जाता है, वो टोटली बोर हो जाते हैं। ये चीज तो मैंने बड़े ही आराम से समझी। उसके कुछ ही देर बाद हमको ब्रह्मानंद की एंट्री कराई जाती है, थोड़ा सा स्माइल चेहरे पर दी जाती है हमारे। उसके बाद थोड़ी और बड़ी स्माइल करने के लिए दिशा पटानी की एंट्री करवा दी जाती है, सोने पर सुहागा करवा दिया जाता है। यहाँ तक भी समझ में आता है। उसके बाद वो दीपिका का कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि दीपिका प्रेग्नेंट है। और उसके बाद कट टू फिर से हमको दिशा पटानी और भैरवा की लव स्टोरी आगे दिखाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट था। हालांकि दिशा पटानी अपने उतारे थी, थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन वो पूरा सिनेरियो इतना ज्यादा बोरिंग था, वो गाना इतना ज्यादा बोरिंग था जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी, क्योंकि गाना भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि अपने को वो फील हो, अपने को मन करे कि या दिशन गुड था ना। उसके बाद सीन कट होता है एंड हमको अमिताभ बच्चन की एंट्री दिखाई जाती है एंड यू नो कि इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद मूवी अपना इंटरेस्ट लेना शुरू होती है। कुछ देर बाद थोड़ी सी लड़ाई होती है वो रोबोट के साथ अमिताभ बच्चन की एंड इंटरवेल होता है, जहां मूवी अपनी शुरुआती इतना गंदा दिखाई है, इतना भद्दा दिखाई है, इतना डिसअपॉइंटिंग दिखाई है, इंटरवेल के बाद वो उतना ही सुंदर दिखाई है, इंटरवेल के बाद उतना ही प्यारा दिखाई है। तो वो देखकर बहुत मजा आता है इंटरवेल के बाद का सीन। और तुम्हें पता है कि इंटरवेल के बाद क्या क्या होता है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी आंखें तक तुम्हारी पलक तक झपकती नहीं है, तुम्हें पता है इंटरवेल के बाद क्या क्या होता है। तो ये तो रही फर्स्ट हाफ की बात। ओवरऑल इस फर्स्ट हाफ का हमें
निचोड़ क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, वो ये कंक्लूजन है कि जब जब हमको भैरवा के बारे में दिखाया जाता है, भैरवा की स्टोरी दिखाई जाती है, भैरवा के बारे में बताया जाता है, तब ये मूवी बोरिंग फील होती है। क्योंकि भाई साहब ट्रूली बता रहा हूँ कि भैरवा की एक्टिंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। क्योंकि प्रभास को जो कैरेक्टर दिया गया है, प्रभास की जो बोलचाल लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा डाउन है, इतनी ज्यादा फील नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही है, तो वो इतनी ज्यादा बोरिंग लगती है। दैट्स व्हाई कि इतना मजा नहीं आता। ये पूरा सिनेरियो प्रभास का बोरिंग टाइप का लगता है। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ कि जो कट्स लगे हैं मूवी में फर्स्ट हाफ में वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसके कारण कोई मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। ये लाइनर नहीं लगता, वो लाइनर वो एक फ्लो में नजर नहीं आता। वो जैसे ही कट मारता है तो वो लगता है कि यहाँ से नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, वो ये फील होता है। लेकिन अच्छे एडिटर की बात ये होती है कि जब वो कट लगाए तो दोनों सीन, वो जो आने वाला है और जो आपने काटा है, वो सीन मैच होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक सीन ऊपर है, जो आने वाला सीन है वो एकदम अलग दिख रहा है और जो पुराना सीन है वो अलग दिख रहा है, इसलिए वो कट्स मैच नहीं हो रहा, इसलिए वो बोरिंग फील होता है। ना अगर ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो बस ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स बात करने जा रहा हूँ। और अगर बोरियत फील हो रही हो तो छोड़ दो, बस वीडियो ध्यान से सुनो अगर तुम मूवी के शौकीन हो। कल्कि 289 AD की एक दूसरी खास मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो इसका VFX। अब ध्यान से समझना कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि VFX इसका सबसे अच्छा टॉप नॉच है और बहुत अच्छा अभी तक की जितनी मूवीज आई। सोच रहे हो कि कहाँ मैं अच्छा भी बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बुरा VFX है, तो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे कि VFX तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भैरवा और अमिताभ बच्चन की लड़ाई होती है तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पास VFX कह सकते हो या कह सकते हो स्टंट वालों की गलती या फिर कह सकते हो किसी की गलती। मैं इस पर किसी को ठहराता नहीं मुझे बता, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज देखा जहाँ VFX तो गाड़ फाड़ है, कि वहां पास जब कोई हीरो किसी विलन किसी गुंडे किसी को भी मारता है तो जब वो मारता है तो जब जाता है तो वो एक फ्लो में जाता है, उस पर ये फील नहीं होता कि वो एक हार्नेस के थ्रू गया है। मुझे पता है कि यहाँ से मारा है उड़ते हुए उधर ही दूर गया है तो वो कैसे गया है, मुझे पता है कि हार्नेस के थ्रू गया है। लेकिन इस मूवी में जब अमिताभ बच्चन को मारता है प्रभास, तो इस सीन को देखो, इस सीन पे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन के पीछे हार्नेस बंधी है और वो आ रहे हैं ऐसे। ये चीज मैं कह रहा हूँ। और ऐसी डिटेल एक जगह नहीं, काफी जगह है। क्लाइमेक्स की फाइट में भी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहां पास वो जो फील होता है ना कि मैंने इसको मारा, अभी दूर जाकर गिरेगा तो ये मेरे मुक्के के थ्रू जाकर गिरा है, ये फील नहीं होता। फील ये होता है कि मैंने मारा, उस पर हार्नेस बंधी है, फिर ये जा रहा, वो हार्नेस का वो तनाव। ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई मारे तो मैं फट जाऊँ, लेकिन मुझे कोई मारे और मैं इस हार्नेस के थ्रू जाऊँ, तो ये हार्नेस का ये चीज मुझे दिख रहा है, तो मुझे फील हो रहा है कि ये कितनी बड़ी पॉजिटिव बात है कि इन्होंने इस चीज का ख्याल रखा। इनफैक्ट अपने बॉलीवुड में, इनफैक्ट अपने इंडियन सिनेमा में अभी तक जितने भी मूवीज आई है, RR ले लो या फिर ले लो आदि पुरुष या फिर ले लो कोई अदर VFX वाली मूवी, उसमें भी मैंने ये चीज नोटिस की है। RR में मैंने नोटिस की है कि जब रामचरण किसी को मारता है तो जब दूर जाकर गिरता है तो वो एक हार्नेस के थ्रू जाकर गिरता है, वो हार्नेस को वो ये पकड़ापन की ये चीज दिखती। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस चीज को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, इस चीज को और ज्यादा निखारा जा सकता है कि जिससे वो फील ना आए। क्योंकि एक अच्छा सिनेमा वही है, क्योंकि एक अच्छी एडिटिंग वही है कि आप मारो और वो एकदम नेचुरली इरेक्ट हो जाना बेस्ट है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मेरी इससे कोई शिकायत नहीं है, ये बस मैंने इस मूवी को काफी फ्रेम कट करके देखा, हर एक 5 मिनट के सीन को आधा घंटा बढ़ा कर देखा, समझ रहे हो। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, एज आई ऑलवेज सेड क्लिक